गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कौन कौन से राजा आए और उन्होंने क्या क्या काम किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है उसके बाद जो है धीरे धीरे गांव वगैरह सशक्त होना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो बड़े बड़े राष्ट्र का निर्माण हुआ, बड़े बड़े महाजनपद का निर्माण हुआ, जिसमें 16 महाजनपद थे। इस महाजनपद के बारे में जानकारी हमें जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। उस समय जो है सबसे 4 शक्तिशाली महाजनपद हुए, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे, ठीक है। लेकिन इस समय भी जो है मगध सबसे शक्तिशाली बन के उभरा, सबसे शक्तिशाली बन के निकला। तो आखिर क्या रीजन्स था जिसके कारण मगध जो है इतना शक्तिशाली बन पाया? तो पहला जो है प्राकृतिक रीजन। मगध जो है गंगा द्वाब पे बना हुआ है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है, और यहाँ की कृषि, यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। यानी कि पहला कारण था इसका यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, और दूसरे कारण था यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोहा मिला। और लोहा मिलने के बाद यहाँ एक क्रांति टाइप की आ गई, जो हम लोग सेना वगैरह का अच्छे से निर्माण उस टाइम में कर पाएँ लोग, ठीक है। अस्त्र शस्त्र अच्छे से बना पाएँ और अच्छे से कृषि भी कर पाएँ। अब जहाँ के उपजाऊ मिट्टी होगी और जहाँ अच्छे से कृषि होगी, तो वहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा कृषि करेंगे, और कृषि उपज ज़्यादा होने से क्या होगा, वो बेचेंगे, उस चीज़ को सेल करेंगे, या फिर उसको टैक्स वगैरह के माध्यम से, फी वगैरह के माध्यम से वो कहीं रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी जो थी वो अच्छी होती चली गई। अब जिस समाज के लोग ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, वहाँ वो समाज जो है डेवलप करेगा, वहाँ के लोग जो है डेवलप करेंगे। तो कृषि अच्छी हो रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी, तो वो लोग जितना सेव कर सकते थे सेव कर रहे थे, और बाद बाकी जो है दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे जनपद में जाकर के सेल कर रहे थे। तो इस टाइप से उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती गई। और दूसरी बात कि मगध जो है चारों ओर से जल के माध्यम से उनका व्यापार भी सुचारू रूप से चल रहा था, ठीक है। भौगोलिक स्थिति में क्या है, जो मगध का कैपिटल बनाया गया, पहले जो कैपिटल था वो था राजगिरी, और बाद में उसको पाटलिपुत्र बनाया गया। ये दोनों ही कैपिटल की भौगोलिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। राजगिरी जो था वो सभी साइड से पहाड़ी से घिरा हुआ था। अब जो स्थान पहाड़ी से घिरा हुआ है वो कंप्लीट सुरक्षित है, ऐसे भी सुरक्षित है। और पाटलिपुत्र जो थी वो 3 नदी के सेंटर पे थी, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पे थी, तो इसलिए वो भी सेफ थी। दुश्मन अगर आ भी रहा है नदी के रास्ते, तो पहले से कंफर्म है कि दुश्मन आ रहा है और आराम से उसका स्वागत किया जा सकता है, ठीक है। राजगिरी पहाड़ी से था तो कोई डर ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो है मगध, जब आपका घर सुरक्षित होता है तो आप क्या करेंगे, तब आक्रमण करेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है कि दूसरा लोग पत्थर फेंकेगा, कंकर फेंकेगा, तो आपको कुछ होना नहीं है, तो आप दूसरे के घर पे आक्रमण कीजिएगा, दूसरे राज्य पे आक्रमण कीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से जो है मगध का साम्राज्य विस्तार होता चला गया, क्योंकि दोनों ही राजधानी तो जो थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। उसके बाद राजनीतिक कारण में आता है। राजनीतिक कारण में जितने भी राजा आए, हर वंश में कोई ना कोई राजा था, वो बहुत शक्तिशाली था। जैसे हर्यक वंश में तो दोनों ही राजा बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बहुत शक्तिशाली हुए। आगे चलकर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए, ठीक है। तो किसी भी राज्य की शक्ति उसके राजा से होती है, और मगध को जो है हमेशा अच्छा राजा मिलता गया। इसलिए सम्राट अशोक के बाद जो है कोई योग्य शासक नहीं मिला, और मगध का जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये चारों मेन रीजन था जिसके कारण मगध जो है अपने चरम पे पहुंचा, अपना साम्राज्य विस्तार किया, और काफ़ी सुदृढ़ और शक्तिशाली बन के निकला। क्योंकि वैसे न ही आर्थिक मामले में डर था, न ही भौगोलिक मामले में डर था, प्राकृतिक संपदा अकूत थी, और राजा भी सशक्त था। तो अभी तक कुल जो मगध में जो है 4 वंश मेनली आए। पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, और उसके बाद मौर्य वंश आया। मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मगध साम्राज्य की स्थापना में जरासंध का नाम लिया जाता है, बृहद्रथ का नाम लिया जाता है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक ये लोग संगठित करना शुरू किए थे। लेकिन बाद में जो है बिंबिसार जो है इसको पूर्णतः एकत्रित किया
और इसको एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हर पुत्र जो है अपने पिता की हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था, राजगद्दी प्राप्त किया था। तो सबसे पहला राजा हर्यक वंश का बिंबिसार। ठीक है, एग्जाम में जब भी आएगा आपसे पूछेगा मगध साम्राज्य की स्थापना, तो अगर सीधे सिंपल रहेगा तो जरासंध और वृहदत्त में से कोई ऑप्शन रहेगा, लेकिन किस वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, तो हर्यक वंश। या किस वंश के राजा ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, मतलब बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने जो काम किया उसमें सबसे पहले उसने राजगिरी की स्थापना की और मगध का कैपिटल जो है राजगिरी को बनाया। इसके जो गौतम बुद्ध थे और महावीर थे, दोनों ही बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार का गौतम बुद्ध के साथ बहुत अच्छा लगाव था। काफ़ी सारी जो कहानियाँ प्रचलित हैं बिंबिसार और गौतम बुद्ध के बारे में, कि जब एक बार बिंबिसार अपनी खिड़की से देख रहे थे, गौतम बुद्ध जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वो बाहर निकल के आए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो एक बार वापस से पधारें। और गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद आए भी थे राजगीर बिंबिसार से मिलने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए। तो लेकिन वो वहीं से जो है वो बिंबिसार के मृत्यु का षड्यंत्र जो है रचा जाने लगा। इसके बारे में आगे बात करते हैं। बिंबिसार ऐसे राजा थे जिन्होंने जो साम्राज्य विस्तार था, उन्होंने वैवाहिक संबंध के आधार पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब कि जिस राज्य को उन्हें ओवरटेक करना होता था, कंट्रोल में लाना होता था, वहाँ विवाह कर लेते थे और इस तरह से वो राज्य उसके कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाता था। पहले उन्होंने कौशल नरेश के यहाँ माता कौशला देवी से विवाह किया। लिच्छवी जिसका कैपिटल वैशाली है, वहाँ के राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जो कि बाद में अजातशत्रु की माँ भी वही थी, चेलना। मद्र देश में क्षमा से विवाह किया। ये सब मुख्य शादी था। ठीक है, इसके बाद जो है गौतम बुद्ध और महावीर जो है बिंबिसार के समकालीन थी। गौतम बुद्ध और महावीर बिंबिसार के समकालीन थे। इसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था और वहाँ पे गवर्नर, एज ए गवर्नर अजातशत्रु को भेजा था। अजातशत्रु को वो बहुत मानते थे, बहुत बिलीव करते थे कि मेरे बाद जो है उत्तराधिकारी अजातशत्रु ही बनेगा। ठीक है, पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी हुई थी। इससे पहले जो आर्मी थी वो स्टैंडिंग नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाला। ठीक है, जैसे अभी जैसे इंडियन आर्मी है या किसी भी देश की आर्मी होती है जो तुरंत युद्ध के लिए निकल सकती है, वैसे स्टैंडिंग आर्मी की व्यवस्था उन्होंने की। ठीक है, इनके दरबार में एक वैद्य था जीवक नाम का, जीवक, जिसको इन्होंने अवंती भेजा था चंड प्रद्योत के इलाज के लिए। वो शत्रु था, फिर भी उन्होंने अपने वैद्य को भेजा कि इलाज करे। वहाँ पे वो पीलिया रोग से ग्रस्त थे, वो इलाज किया। और बाद में चंड प्रद्योत जब स्वस्थ हो गए तो उसके बाद उन्होंने बिंबिसार की दास्ता, बिंबिसार को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अवंती भी बिंबिसार के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, जो गांधार नरेश थे पुकुसती, उन्होंने बिंबिसार के दरबार में राजदूत भेजा था। वैद्य जीवक जो है एक बार महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी वैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, तो ये बिंबिसार के मुख्य काम है। ठीक है, बिंबिसार के बाद जो है बिंबिसार की हत्या करके उनका पुत्र अजातशत्रु जो है वो राजगद्दी उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध जब उनके दरबार में, ऐसा एक कहानी प्रचलित है कि जब महात्मा बुद्ध आए थे उनके दरबार में, तब महात्मा बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त, जो काफ़ी ईर्ष्या करता था महात्मा बुद्ध से, और उन्होंने अजातशत्रु से मित्रता करके और उसे भड़काना शुरू किया कि तुमको राजा बनना चाहिए। इस तरह से भड़का करके उसने बिंबिसार की हत्या करवा दी। अजातशत्रु भड़क भी गए, उनके बात में फंस गए, बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु जो थे 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का काल रहा। अजातशत्रु भी शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने वैवाहिक संबंध को नहीं बल्कि युद्ध से राज्य विस्तार किया। बिंबिसार ने भी युद्ध किया है, जैसे अंग के राजा को, ब्रह्मदत्त को पराजित किया है। अंग शक्तिशाली राज्य था। अजातशत्रु ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध से अपना राज्य विस्तार किया। अजातशत्रु भी बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनका एक नाम कुनक भी है। कुनक का अर्थ होता है कि जिसका उंगली जो है खारा हो। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं।
तो इन्होंने युद्ध से अपना राज्य विस्तार किया। इसके बाद जो है काशी को मगध में मिलाया, काशी को मगध में मिलाया। यहाँ जो है काशी जो है बिंबिसार को दहेज में प्राप्त हो गया था। जब उन्होंने कौशल में विवाह किया था महाकौशल देवी से, तो उनको दहेज में काशी मिला था। तो उन्होंने इसे मगध में नहीं मिलाया था, बल्कि वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होता था वो रिसीव करते थे। लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई इसके बाद जो है प्रसेनजित जो वहाँ के राजा थे जिनके, तो उन्होंने काशी पे कंट्रोल कर लिया और सारा टैक्सेशन खुद लेने लगे। इसके बाद अजातशत्रु ने काशी को जो है काशी पे आक्रमण किया, उसको मगध में मिला लिया और उनकी पुत्री प्रसेनजित की पुत्री विजिरा से विवाह किया। इसके बाद वैशाली में घमासान युद्ध किया। वैशाली जो है जो लिच्छवी की कैपिटल है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा यूनिटी थी। तो पहली बार जब आक्रमण किया तब वो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने अपने 2 मंत्री को भेजा, सुनिध और वात्सर को, वहाँ पे फूट डाल करके और विभिन्न तरीक़ा से साम दाम दंड भेद का यूज करके वहाँ पे फूट डाला गया और 2 यंत्र बनाए थे। एक का नाम था रथ मुसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। जैसे आपने बाहुबली मूवी वगैरह में देखी होगी, बाहुबली जो पत्थर फेंकने के लिए यूज कर रहे थे वो महाशिला कंटक था, और रथ मुसल जो भल्लाल देव जो जिस रथ पे सवार था जिसके आगे वो चक्र लगा हुआ था, तो खैर उस टाइम में चक्र नहीं, उस टाइम में तलवार लगा हुआ था, तो वो रथ मुसल था। इस दोनों यंत्र का आविष्कार करके, दोनों यंत्र का प्रयोग करके अजातशत्रु ने जो है वैशाली विजय की। आगे चल के राजगिरी में दुर्ग और पाताली गांव, जो गंगा नदी के किनारे एक गांव है पाताली, वहाँ पे जल दुर्ग का निर्माण करवाया। अजातशत्रु के समय में सबसे बड़ी घटना घटी कि इनके काल में जो है बुद्ध को महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और इसके बाद इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में करवाई। पहले अजातशत्रु जो है ईर्ष्या करते थे, उन्हें नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध को। फिर जब उन्हें पश्चाताप हुआ उनके पिता की मृत्यु के उपरांत जो है बहुत सारी बातें अजातशत्रु को पता चली जो उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, उनको युवराज पहले ही बना चुके थे। इस टाइप से उन्हें पश्चाताप हुआ और फिर वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गए, उन्हें काफ़ी समझाया। तो उसके बाद वो अजातशत्रु जो थे महात्मा बुद्ध को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, काफ़ी ज़्यादा मानते थे। तो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करवाई, अपने ही राजगीर में ही आयोजित करवाई। ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु को मारकर, अपने पिता को मार करके उदयीन शासक बना। उदयीन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक है। उदयीन ने सिर्फ एक काम किया, एक महत्वपूर्ण काम किया है कि गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पे जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की और मगध का कैपिटल जो था पाटलिपुत्र बनाया। इसके बाद बहुत ही कमज़ोर शासक आए, जैसे अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, सब ने अपने पिता की हत्या करके वो कुर्सी पर बैठा। लेकिन नागदशक जब एक बार अपने महल के आगे टहल रहे थे तो महल के ही किसी आम नागरिक ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो है और सब ने शिशुनाग को जो है राजा घोषित कर दिया, मगध सम्राट बना दिया। शिशुनाग पहले नागदशक का मंत्री था और ये शिशुनाग को लोगों ने चुना था, मंत्री को, अमात्य को लोगों ने चुना, उसको शासक बना दिया और इस तरह से जो है शिशुनाग वंश का शुरुआत हो गया। तो ये सारा था 4 वंश। हर्यक वंश हम लोग को अभी ये हर्यक वंश का सारा स्टोरी था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश करेंगे, नंद वंश करेंगे, मौर्य वंश करेंगे। 4 वंश जो है महत्वपूर्ण मगध में आए हैं। ठीक है। उसका रीजन हम लोग समझ गए कि मगध के उत्कर्ष का क्या कारण है। प्राकृतिक कारण में उपजाऊ मिट्टी, लोहा, आर्थिक कारण में एक्सेसिव कृषि हो रहा था और सेल कर पा रहे थे। भौगोलिक कारण में राजगिरी और पाटलिपुत्र का जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ था और राजनीतिक में जितने भी राजा आए वो सशक्त थे। हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु, तीसरा महत्वपूर्ण उदयीन। ये तीनों के जो जीवन काल में जो घटित हुआ है, जो मुख्य काम उन्होंने किए वो सभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है शिशुनाग वंश को कवर करेंगे।